इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करें, ये यूट्रस कैंसर के सिम्टम्स है जो हमें और अवेयर कर मतलब होने चाहिए इन सब हाँ चीज़ों को जी, लेकर। जहाँ पे एक फीमेल को ज़्यादा पैड्स यूज़ करने पड़े हैं, हर 2 घंटे में चेंज करना पड़ रहा है, वो उसको आइडिया लग जाता है कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल ब्लीडिंग, ये थोड़ा हेवी है। ठीक है। इसके अलावा अगर पेन है ना? लोअर एब्डोमेन में पर्सिस्टेंटली पेन है, क्रॉनिकली पेन है या बहुत तेज़ी से शॉर्ट एपिसोड के लिए भी पेन है, तो वो भी एक एब्नॉर्मैलिटी है। कितने टाइम तक फ्रिक्वेंटली ये बदलाव दिखें, सिम्टम्स फेल हो, तब हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है? सिम्पटम्स डेवलप हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 महीने हो गए और ऐसा ही पैटर्न चल रहा है, तो डेफिनिटली दिखाना चाहिए। हमने बात कही तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी हैं जो हमारे यूट्रस हेल्थ के लिए अच्छे हैं। कीगल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10 to 15 सेकेंड्स के लिए एक सेट, मतलब ऐसे होल्ड करके रखना होता है पेल्विक फ्लोर को 10 to 15 सेकेंड्स के लिए, और 10 से 15 मिनट या 10 से 15 बार कर लें, और दिन में पूरे दिन में 3 बार कर लें, दैट इज सफाइस। बच्चेदानी कब निकल जाती है, क्या ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं महिलाओं के साथ? देखिए, बच्चेदानी निकालने के लिए पहले बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है? जैसे अगर किसी फीमेल को हेवी ब्लीडिंग की शिकायत है और आपने उनको ट्रीटमेंट दे रखा है, मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों पर वो है, अगर दवाइयाँ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, उसके लिए भी रेजिस्टेंस हो गया है, पर शिकायत बनी हुई है या बढ़ गई है, तो उस टाइम पे हमें यूट्रस निकालना पड़ता है। तो सिम्टम्स हम कैसे समझें, अगर हमें ब्रीफ में समझने हो कि यूट्रस कैंसर के क्या ऐसे लक्षण महिलाएं देखें जो उनको अलर्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसकी एज, ठीक है? एडवांस एजेस आफ्टर 40-45 ईयर्स ऑफ एज, अगर किसी को मेनोपॉज हो गया है, उसके बाद ब्लीडिंग है, तो इट कुड बी वन ऑफ द सिम्टम, क्योंकि ब्लीडिंग सबसे पहले अर्ली सिम्टम होता है उसका। किसी को फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज है जो यूट्रस के माउथ के कैंसर की वजह से होता है, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, रिलेशनशिप के बाद बाउट ऑफ ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है। क्या आपके भी पीरियड्स बहुत ज़्यादा हेवी आते हैं, पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं, मीनोपॉज हो गया है, पीरियड्स आना बंद हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है और आप इन सभी सिम्टम्स को नॉर्मल समझ करके इग्नोर कर रहे हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के समय में हमारे यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, जिस पर ध्यान देना समय रहते बेहद ज़रूरी है। नहीं तो ये कई बार कैंसर में, बहुत सारे ऐसी बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं जिसका इलाज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है सही समय पर लक्षणों को पहचानना, डॉक्टर से कंसल्ट करना एंड देन उससे रिलेटेड उसका इवैल्यूएशन कराना। हमने आज के भी सेशन को इसीलिए ऑर्गेनाइज किया है सो दैट आप अपने यूट्रस हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान पाएँ, समझ पाएँ, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश शर्मा, जो कि कंसल्टेंट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में उनको सही जानकारी, इन्फॉर्मेशन सही मायनों में पहुंचा सकें। तो बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा कि अगर हमें समझना हो हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में यूट्रस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों इतनी ज़रूरी है, भगवान ने क्यों बना के दिया है हमें, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। देखिए, यूट्रस भगवान ने फीमेल्स को ही दिया है, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन के लोअर पार्ट में, पेल्विस में लाई करता है बॉडी के अंदर। ये एक विमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा हार्मोन्स इससे गवर्न होते हैं। यूट्रस के जैसे बेसिकली फंक्शंस अगर हम देखेंगे तो एक हेल्दी पीरियड्स यूट्रस की वजह से, अगर यूट्रस हेल्दी है तो पीरियड्स भी लेडी के नॉर्मल होंगे। सेकेंडली इंपॉर्टेंट है, अगर प्रेगनेंसी है ना, फर्टिलाइज्ड एग है, वो भी यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है, और वो 9 मंथ तक वो स्पेस इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेबी पूरा 9 मंथ तक उसकी ग्रोथ और नरिशमेंट यूट्रस में ही होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है चाइल्ड बर्थ के लिए, क्योंकि आजकल थोड़ा सिजेरियन रेट ज़्यादा हाई है, बट जस्ट फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है, मेजर पार्ट उसका मसल है, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हेल्प करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो इस तरह से एक ओवरऑल हेल्थ के लिए यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूट्रस ठीक होगा, हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग यूट्रस होगा, तो ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है फीमेल की, बिकॉज ये सारे ही फेजेस होते हैं उसकी लाइफ में, ये बहुत अच्छे से मैनेज होंगे। बिल्कुल। तो अगर यूट्रस के फंक्शंस इस तरीके से हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस में गड़बड़ी हो जाती है, तब हम समझ सकते हैं कि शायद हमारी जो यूट्रस है वो सही से काम नहीं कर रही है, कुछ ऐसे बदलाव दिख रहे हैं जिससे हम अलर्ट हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे हैं। देखिए, यूट्रस की हेल्थ हर महीने, जैसे लेडी को एक पीरियड्स आते हैं,
ठीक है। यूट्रस के अंदर बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। इसकी एक इनर लेयर जो होती है, अंदर की लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बाहर जो लाइनिंग होती है वो होती है मसल, मेजर पार्ट, जैसे मैंने पहले बताया, और एक होता है सेरोसा। ठीक है। हर महीने एग बनता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो ब्लीडिंग नहीं होती, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वही लाइनिंग शेड करती है, जिसको हम कहते हैं पीरियड्स आना या मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, एक लेडी नॉर्मल, उसको पता होता है उसके पीरियड्स कितने दिन, नॉर्मल साइकिल उसकी कितने दिन की है या कितना फ्लो है। अगर यही साइकिल अपनी एक नॉर्मल से वेरिएशन में चले जाए, या तो उसको पीरियड टाइम की, जैसे हम टाइमिंग लेंगे, अगर थोड़ा जल्दी आ जाए, ठीक है, 1 हफ्ते का वेरिएशन नॉर्मल मानते हैं, अगर उससे पहले आए या उससे डिले आए तो ये एक एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है। सेकंड आता है अमाउंट ऑफ फ्लो। हर किसी का अपना अपना एक फ्लो के डेज है, किसी का 2 दिन है, किसी का 3 दिन, किसी का 4 दिन। अगर उसकी साइकिल का फ्लो उसके अकॉर्डिंग उससे ज्यादा है तो दैट वी कंसिडर प्रोलॉन्ग्ड साइकिल, मतलब प्रोलॉन्ग्ड फ्लो है या हेवी फ्लो है, जहाँ पे एक फीमेल को ज्यादा पैड्स यूज करने पड़े हैं, हर 2 घंटे में चेंज करना पड़ रहा है, वो उसको आइडिया लग जाता है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल ब्लीडिंग, ये थोड़ा हैवी है। ठीक है। इसके अलावा अगर पेन है ना, लोअर एब्डोमेन में परसिस्टेंटली पेन है, क्रॉनिकली पेन है, या बहुत तेजी से शॉर्ट एपिसोड के लिए भी पेन है, तो वो भी एक एब्नॉर्मेलिटी है। पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा बहुत पेन नॉर्मल है, लेकिन उसके अलावा भी अगर बहुत सीवियर पेन है विच कैन नॉट बी बेरेबल, और उससे अगर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इफेक्ट हो रही है ना, ऑफिस वर्क छूट रहा है, एब्सेंटीज हो रही है फ्रॉम हर वर्क, तो ये नॉर्मल नहीं है। और इम्पॉर्टेंट ये है, अगर उसको कोई डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग है ना, और इचिंग वगैरह है, तो ये सब है जो बताता है दिस इज नॉट नॉर्मल, है ना। पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, पोस्ट क्वाइटल मतलब एक रिलेशनशिप के बाद, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बाद फिर ब्लीडिंग हो जाना, दिस इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। रिलेशनशिप में पेन होना, जैसे हम डिस्पेरूनिया बोलते हैं, ये भी नॉर्मल नहीं। मतलब अगर इस तरह के लक्षण है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो किसी विमेन को ना सप्रेस नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं बिकॉज ऑफ थोड़ा सा अपने शर्म की वजह से या किससे डिस्क्लोज करें, थोड़ा हेजिटेशन की वजह से नहीं इतना ओपन अप हो पाते हैं, बट अभी बहुत से भी लोग हैं जो बिकॉज ऑफ अवेयरनेस आते भी हैं। तो जस्ट ये थोड़ी सी चीजें हैं जो वो थोड़ा ध्यान में रखें कि अगर इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है एनी हाउ, तो एक बार कंसल्ट जरूर करें। पर डॉक्टर, आपने ये जो सिम्टम्स बताए ना, इसमें कई बार लोग घबरा जाते हैं कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्विकल कैंसर हो, या फिर ये जो यूट्रस कैंसर हो, ऐसे तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये जो फंक्शंस आपने बताया जब हैम्पर हो जाते हैं तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करें ये यूट्रस कैंसर के सिम्टम्स है जो हमें और अवेयर कर मतलब होने चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, कि हर यूट्रस सिम्टम कैंसर नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे पहले उसे इवेल्युएट करने की जरूरत है, क्योंकि हर ऑर्गन में अगर कोई बीमारी है तो वो नॉन कैंसरस भी है। अगर वो ट्रीटेबल नहीं है, तो मतलब ट्रीट नहीं हुआ या प्रोलॉन्ग है, तो पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये कैंसर है भी कि नहीं। उसे डिफरेंशिएट करने के लिए लक्षण इसी तरह से होंगे, क्योंकि यूट्रस ही वो ऑर्गन है जो ब्लीड करता है। Correct. तो ब्लीडिंग तो लेडी में होगी ही, है ना। अगर जैसे पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है या मेनोपॉज हो गया है, किसी को 12 मंथ्स तक पीरियड नहीं आया, 1 साल तक पीरियड नहीं आया, उसके बाद माइल्ड स्पॉटिंग भी हुई, तो वो भी एक इवेल्युएट कराना है। पर जरूरी नहीं कि वो ब्लीडिंग भी कैंसर है, बट हो सकती है। ये हमें उसके इवेल्युएशन का पता चलेगा। इवेल्युएट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी भी चीज के लिए हमारी मेडिकल साइंस में जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट के सिम्टम्स से, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। हम हिस्ट्री में देखेंगे कि पेशेंट को, जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी ओबेसिटी है, किसी पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है ना, एक प्रोलॉन्ग्ड अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, इसका मतलब ये फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन स्पेसिफिक होता है रिप्रोडक्टिव ईयर्स में। अगर इसका बहुत टाइम तक एक्सपोजर रहे, जैसे कि अगर जैसे आजकल डिलेड चाइल्ड बेयरिंग है, फीमेल्स थोड़ा लेट प्लान कर रही है प्रेगनेंसी, है ना, तो एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। या जिससे कभी प्रेगनेंसी प्लान ही ना की हो, नली ग्रेविटा जिसको हम बोलते हैं, उसमें ज्यादा हो सकता है। PCOS बहुत कॉमन है, अगर उसमें भी थोड़ा माइल्ड लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन हमेशा बड़ा ही रहता है, अगर वो अनचेक्ड रहा तो ये भी आगे चल के हमें कैंसर कर सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर। एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब चीजें जो हम हिस्ट्री में देखते हैं। फिर आता है हमारा एग्जामिनेशन जो हम करते हैं क्लिनिकली, हम करते हैं गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम करते हैं पेशेंट का पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, जिसमें हम यूट्रस का माउथ देखते हैं कि वो ठीक है, उस पर कोई लीजन तो नहीं है, कैंसरस जैसा कुछ लग तो नहीं रहा है। बाकी हम यूट्रस के लिए कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम बेसिकली पूरा इवैल्यूएट कर लेते हैं कि लाइनिंग कितनी है, कोई ग्रोथ तो नहीं है,
कुछ कैंसर जैसे सिम्टम्स उसमें अभी देखते नहीं हैं। हाँ। बायोप्सी होता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, वो टिश्यू हम लेते हैं, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू लाइनिंग का लेके उसको भी हम जांच के लिए भेजते हैं, वो भी हमें बताता है कि भाई वेदर इट इज कैंसरस और नॉन कैंसरस। हिस्ट्रोस्कोपी होता है, हिस्ट्रोस्कोपी होता है कि एक छोटा सा दूरबीन की जांच ही होती है, उसको हम बच्चेदानी में डालते हैं और जो जहाँ पे लीजन होता है, जहाँ पे कोई ग्रोथ होती है, वो टारगेटेड वहां से हम छोटा सा टिश्यू लेते हैं और बायोप्सी के लिए भेजते हैं। ठीक है। एक लुक से भी हमें पता चलता है कि वेदर कैंसरस है कि नहीं है। एडवांस इमेजिंग में जाएंगे तो हमारा फिर एमआरआई सीटी आता है, जो हमें ये बताता है कि अगर है भी कैंसर तो कितना फैला हुआ है, वेदर इट इज कन्फाइंड टू ऑर्गन, क्या ऑर्गन के अंदर तक ही है, किस तरह का ज्यादा नहीं फैला है, बिकॉज उससे हमारा फिर आगे चल के ट्रीटमेंट प्लान होता है। ठीक है। तो सिम्टम्स तो लगभग यही इसी तरह के होते हैं, बट उस सिम्टम्स को हमें एवेलुएट करना पड़ता है कि क्या ये कैंसरस है या नहीं है, क्या वो रिस्क फैक्टर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है जो उसको कैंसरस की तरफ ले जाएगा या नहीं है। बहुत से इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री किसी के फैमिलीज में भी होता है तो वो भी रूल आउट करना पड़ता है। तो सिम्टम्स हम कैसे समझे, अगर हमें ब्रीफ में समझने हो कि यूट्रस कैंसर के क्या ऐसे लक्षण महिलाएं देखें जो उनको अलर्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसकी एज, ठीक है। एडवांस एजेस आफ्टर 40-45 इयर्स ऑफ एज, अगर किसी को मेनोपॉज हो गया है, उसके बाद ब्लीडिंग है, तो इट कुड बी अ वन ऑफ द सिम्टम, क्योंकि ब्लीडिंग सबसे पहले अर्ली सिम्टम होता है उसका। किसी को फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है बहुत ज्यादा, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज है, जो यूट्रस के माउथ के कैंसर की वजह से होता है। पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, रिलेशनशिप के बाद बाउट ऑफ ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है। प्लस जैसे मैंने बताया, कोमॉर्बिड कंडीशन साथ में, लेडी कोई ओबीज भी है, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन है, उसको पहले ईयर्स में पीसीओएस रहा है ना, या नली ग्रेविड है, तो ये सब फैक्टर्स कंक्लूड करके हम मिक्स करके ही बता पाएंगे कि हाँ ये इस तरफ है या नहीं है। ठीक है। अगर हमें ये समझना हो कि हर एज में महिलाओं के यूट्रस में क्या बदलाव आते हैं, 20s, 30s, 40s या 50s में, तो प्लीज उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, 20s जो होता है वो बहुत ही ऐसा एज ग्रुप है जिसमें फर्टिलिटी सबसे ज्यादा हाई होती है ना, तो बेटर होता है फॉर द प्रेगनेंसी के लिए, तो यूट्रस भी हमारा हेल्दी ही होता है उस पर्टिकुलर टाइम तक। और जैसे पीसीओ वगैरह है या कुछ एंडोमेट्रियोसिस टाइप की कुछ बीमारियां हैं जो आजकल लोग थोड़े अवेयर हैं, तो वो बहुत अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट होती हैं, जिसके इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा यूट्रस पे बहुत मिनिमल लेवल पे दिखना शुरू होता है। ठीक है। फिर हम 30s में आते हैं तो यही हार्मोन का एक्सपोजर बढ़ता है एज अ एज एडवांसेस, तो यूट्रस पे इसका एक्सपोजर बढ़ा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फाइब्रॉइड्स हैं, जिसको हम आम भाषा में रसौली भी कहते हैं या गांठ कहते हैं, है ना, तो वो कॉमन हो जाता है। एडेनोमाइसिस, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं यूट्रस में सूजन होना, ये कॉमन हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस जैसे होता है जो मैंने बताया, अगर वो पहले से ट्रीट नहीं है तो वही एडवांस हो जाता है, तो ये चेंजेस हो जाते हैं। फिर अगेन कम बैक टू 40s में आ गए, पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉज की तरफ चलते हुए समय आ जाता है उस टाइम, तो उस पर्टिकुलर टाइम में फिर अगेन यूट्रस की लाइनिंग कि उसमें पॉलिप बन सकता है, अगर वो लाइनिंग है तो लाइनिंग अपनी एक अमाउंट जो है, जो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे ज्यादा हो सकती है, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। वही एक ज्यादा ओवरग्रोन हो गई, उसको हम कहते हैं पॉलिप। तो इसी तरह से ये जो एडवांस, जैसे जैसे एज एडवांस होती है, वैसे ही यूट्रस की डिजीज भी एडवांस होती चली जाती है और अलग अलग लेवल पे हमें डिजीज मैनिफेस्ट होने लग जाती है। बिल्कुल। कोई ऐसे टेस्ट हैं जो आप ये भी एडवाइस करते हैं कि अपने 20s, 30s, 40s या 50s में कराते रहिए, पता लगाने के लिए कि आपकी यूट्रस हेल्दी है या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अल्ट्रासाउंड तो ऑल द वे है ही है, सारे एज ग्रुप में है, टीवीएस एक स्कैनिंग चाहिए, मैंडेटरी है। उसके अलावा जो अर्ली 20s या 30s वाले हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एचपीवी स्क्रीनिंग, जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है। उसमें हम कराते हैं पैप टेस्ट होता है, पैप स्मेयर, सिंपल यूट्राइन माउथ से एक हम लेते हैं, सेल्स की टेस्टिंग होती है बेसिकली। और क्योंकि सर्वाइकल कैंसर कॉमनली एचपीवी वायरस से होता है, तो उस वायरस की भी टेस्टिंग होती है, डीएनए टेस्टिंग। तो अगर हम दोनों कराते हैं तो उसको हम को टेस्टिंग बोलते हैं। तो इसकी स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज, और ये स्क्रीनिंग चलती है 65 ईयर्स ऑफ एज तक। तो एक तो ये अर्ली में हो जाता है स्कैन, जैसा हमने आपको बताया। सिमिलरली 40s में तो स्कैन से, सिम्टम से पहले ज्यादा पता चलता है, और स्कैन ही हमारा मेजर होता है जो हमें बता ही देता है। सबसे पहले फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो वजाइना के थ्रू होता है, उससे ही हमें मेजर पता चलता है। अगर उसमें हमें लगता है हाँ कुछ डाउट है, देन वी गो अहेड विद द एडवांस टेस्ट, जिसमें हम हिस्ट्रोस्कोपी विद द बायोप्सी के साथ जाते हैं, या कुछ ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो फिर एमआरआई के साथ जाते हैं। डॉक्टर, इसमें ना कई बार लोग यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया या पेल्विस, इन तीनों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसको भी बताइए कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे आते हैं। देखिए, पेल्विस क्या है ना, जिससे पेल्विस तो हमारी बॉडी का एक पोर्शन है, ये एब्डोमेन, पेट को हम एब्डोमेन कहते हैं, उसका लोअर पार्ट जो हो गया उसको हम पेल्विस कहते हैं। ये बॉडी में एक वो जगह है जहाँ पे हमारे ये ऑर्गन्स सिचुएटेड है, रहते हैं, है ना। यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे बीच में यूट्रस है और पीछे रेक्टम है, ये पेल्विस है। ठीक है, यूट्रस एक ऑर्गन है, उस जगह में
रहने वाला एक ऑर्गन, ठीक है। और सर्विक्स जो है वो यूट्रस का माउथ है। हाँ। अगर ये यूट्रस है सपोजिटली, तो उसका जो लोअर पोर्शन है दैट इज द माउथ ऑफ यूट्रस। ठीक है। तो बॉडी इज अ मेन यूट्रस और नीचे जो उसका माउथ है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। ओके, इसमें भी अगर हमें थोड़ा सा सिम्टम्स को ये समझना हो कि अलग अलग जो आपने हमें बताए, पीरियड्स पे हम क्या बदलाव देखें जो हमें बताते हैं कि यूट्रस में कुछ तो गड़बड़ है, क्या कैंसर तो नहीं है, ऐसा कुछ? पीरियड्स में देखिए, या तो मैंने जैसे पहले बताया आपको, साइकिल्स इरेगुलरिटी होगी। ठीक है, कैसे कंसिडर करेंगे? क्योंकि कुछ लोगों के 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोगों के 7 दिन चलते हैं। तो वो लोगों को ना इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का बॉडी कंपोजिशन अलग है, हर किसी का बॉडी फैट अलग है, हर किसी का ऑर्गन का साइज भी थोड़ा वेरी करता है। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई अगर उसमें किसी में प्रॉब्लम है, तो पीरियड सबसे पहले जो एक स्टैंडर्ड किसी को आते हैं पीरियड्स, लाइक 2 to 5 डेज के लिए नॉर्मली आते हैं। अगर उसको उस ड्यूरेशन से कम आ रहे हैं पीरियड्स, है ना, तो भी प्रॉब्लम है। और अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, हेवी आ रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। पीरियड्स इरेगुलर इरेगुलर मतलब इन बिटवीन दी साइकिल्स भी अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी एब्नॉर्मैलिटी। ये सब यूट्राइन की डिजीजेस हो गई बेसिकली। पीरियड्स हमारा ब्लीडिंग से ही मेजरली मैनिफेस्ट होता है, और वही हमारा मेन है जो हमें बताता है वेदर इट इज ओके और नॉट। पेन वगैरह आए बहुत ज्यादा, अगर क्लॉट्स आ रहे हैं, हाँ, तो पेन है, क्लॉटिंग भी है। क्लॉटिंग, हेवी ब्लीडिंग का पार्ट क्लॉटिंग ही होता है, वो भी एक फैक्टर बन जाता है। किसी को क्रॉनिक इन्फेक्शन है, यूट्राइन एंडोमेट्राइटिस है, पोस्ट डिलीवरी है, पोस्ट अबॉर्शन यूजुअली होता है लोगों को, पेन परसिस्टेंट क्रॉनिक पेल्विक पेन रहता है, तो वो भी एक तरह का सिम्टम है कि हाँ भाई यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। पेन होना, डिस्चार्ज होना और ब्लीडिंग के पैटर्न इफेक्ट होना, ये 3 मेजर चीज है जो हमें बताता है यूट्रस इज अफेक्टेड समवेयर। और जैसे डिस्चार्ज होता है तो कई लोगों के आप बोला जाता है कि वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी है, बट कब हम उसको अब नॉर्मल कंसिडर करें कि ये वजाइनल डिस्चार्ज कुछ तो बता रहा है कि हमारी यूट्रस अफेक्टेड है? देखिए, अगर वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली भी होता है साइकिल बिकॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, है ना, ये ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा ज्यादा होता है, और या प्रेगनेंसी के टाइम पे नेचुरली ही ज्यादा होता है, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अगर डिस्चार्ज में कोई भी स्मेल नहीं है, फाउल स्मेल नहीं है, कोई भी इचिंग एसोसिएटेड नहीं है, ट्रांसपेरेंट टाइप का डिस्चार्ज है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है। अगर यही डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग है, इंटेंस इचिंग है ना, और प्लस चेंज इन द कंसिस्टेंसी, कलर भी चेंज होता है, कभी कभी कॉटेज चीज लोग खुद ही बता देते हैं फटे दही जैसा लग रहा है या ऐसा लग रहा है, तो भी ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूज्ड है कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, प्लीज डू विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट, वो आपको देख के एग्जामिन करके बता देंगे कि ये ठीक है कि नहीं। ठीक है। और कुछ लोगों के ना ओवरऑल बॉडी में भी चेंजेस आते हैं कि वेट लॉस होने लग रहा है, बहुत मूडी या इरिटेटिंग सा हो गया है, कुछ करने का मन नहीं, बहुत थका हुआ फील हो रहा है, ये सारे भी सिम्टम्स एसोसिएटेड है हमारी यूट्रस हेल्थ से? ये यूट्राइन हेल्थ से जब एसोसिएट होते हैं, जब अगर मान लीजिए किसी को बहुत हेवी ब्लीडिंग एपिसोड्स हैं और वो काफी महीनों से चल रहे हैं और एक विमेन ने इग्नोर कर रखा है, तो डेफिनेटली सेकेंडरी इम्पैक्ट डालते हैं बॉडी में, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग के बाद उसकी बॉडी में ऑब्वियसली एनीमिया डेवलप होता है, खून की कमी होती है, जिसकी वजह से उसको ये थकावट है, टायर्डनेस है, वेट लॉस, ये सब सिम्टम्स आते हैं। डेफिनेटली वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर का सिम्टम होता ही है। अगर किसी को हो रहा है तो उस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी बाकी चीजें कंसिडर करके, एज क्या है, बाकी और क्या हिस्ट्री है, और बाकी कोई हार्मोन्स जैसे थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम है किसी को, है ना, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी, ये साथ में कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस भी चलती हैं जो भी इफेक्ट करती हैं हेल्थ को, तो हमें उसकी एक जनरल हेल्थ का ओवरव्यू जरूर लेना चाहिए। ठीक है, जनरल टेस्ट जरूर कराने चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये जो आपने हमें सिम्टम्स बताए हैं, अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि वंस इन अ ब्लू मून हो गया, कितने टाइम तक फ्रिक्वेंटली ये बदलाव दिखें, सिम्टम्स फेल हो, तब हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है? देखिए, कभी कभी स्ट्रेस के चक्कर में, या फिर किसी का वर्किंग प्लेस चेंज हुआ, किसी के एग्जाम्स हैं, तो नॉर्मली हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। किसी ने रिसेंट जिम ज्वाइन किया, किसी का बहुत एक्सेस वेट गेन हो गया, किसी का वेट लॉस हो गया, तो भी ये हार्मोन इम्बैलेंस होता है और हमें थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखते हैं। बट अगर ये सब फैक्टर्स नहीं है एंड द सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 महीने हो गए और ऐसा ही पैटर्न चल रहा है, तो डेफिनेटली दिखाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इसमें ना डॉक्टर, कई बार जैसे आज के समय में इस तरह की दिक्कत बढ़ी है, तो आगे चल करके ना मोस्टली महिलाएं जो हैं फर्टिलिटी इश्यूज जो है वो फेस करती हैं। तो अगर हमें अर्ली 20s 30s में समझना हो कि यूट्रस में क्या चेंजेस है जो हमारी आगे चल के फर्टिलिटी इम्पैक्ट कर सकते हैं और इसको हम करेक्ट कैसे करें, तो ये भी जरूर बताइए। देखिए, फर्टिलिटी जैसे अगर कोई अर्ली एज में आ रहा है, उसमें अगर कोई कंजेनाइटल चेंजेस हैं यूट्रस के, मतलब बनावटी ही यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो वो फर्टिलिटी इफेक्ट करेगा। यूट्राइन सेप्टम है या उसकी बनावटी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर वो प्रॉब्लम है तो बार बार लेडी को हो सकता है रिकरेंट मिसकैरेजेस हो, या किसी लड़की के यूट्रस बना ही नहीं होता,
अच्छा है ना। हाँ जी, ये एक सिंड्रोम्स होते हैं, MRKH करके सिंड्रोम होता है, उसमें बच्चे के यूट्रस नहीं होता, ओवरीज होते हैं, तो उसको कभी पीरियड्स आए ही नहीं होते हैं। एंड फर्स्ट टाइम कभी पहले जैसे होते हैं बहुत रूरल एरियाज है या थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली जहाँ कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो और उसको पहली बार फिर शादी के बाद जब इवैल्यूएशन के लिए लाते हैं कि भाई उसको तो पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, देन कंसीव कैसे करेगी, तो तब ये पता कभी कभी चला चीजें है। निकल के आती हैं। तो एक तो कंजेनिटल अनोमली होना, यूट्रस बनावटी ही तौर पे कुछ गड़बड़ होना, तो एक तो वो फिगर आउट कर लेना पहले ही, ठीक है। है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है पीसीओ जांच लेना, क्योंकि आजकल पीसीओ बहुत कॉमन है, हाँ। बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज है, एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत चेंज है, थोड़ा बहुत जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है। तो अगर किसी को पीसीओएस भी है तो वो क्या रहता है ना, क्योंकि लाइनिंग शेड नहीं होती, एनोवुलेशन होता है उसमें, ओवुलेशन नहीं होता, तो पीरियड्स नहीं आते प्रॉपरली टाइम पे, साइकिल्स बहुत इरेगुलर, बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या रहता है, ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज्यादा रहता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम करता है, उसमें क्वालिटी ऑफ एग्स डैमेज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियोसिस, जो आजकल ज्यादा डेवलप है। इसका मतलब एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन है जहां यूट्रस की लाइनिंग बाहर कहीं यूट्रस के डेवलप कर जाए। ओके। ठीक है, उसकी वजह से भी फर्टिलिटी इश्यूज बहुत होते हैं, और ये यंग एज से ही स्टार्ट हो जाती है प्रॉब्लम। ओबेसिटी आजकल बहुत एपिडेमिक है, बिकॉज लोगों का बहुत प्रोलॉन्ग्ड आवर्स, सिटिंग आवर्स हो गया है वर्किंग में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन है ये प्रोसेस्ड फ्रूट्स का, ड्रिंक्स का, एंड सो ये सब भी ओवरऑल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है, तो फर्टिलिटी को डेफिनेटली इफेक्ट करता ही है। बिल्कुल। आपने जैसे लाइफस्टाइल की बात कही, इसमें डाइट का रोल है कि हम क्या ऐसी चीजें खा रहे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे यूट्रस को इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स और एग्रीवेट होता है। यूट्रस के लिए सच कोई स्पेसिफिक या सुपर फूड नहीं है, ओवरऑल हमारी हेल्थ ही है। हमें अगर खाना है, अगर हम न्यूट्रिशन मेंटेन रखें, जैसे सभी लोग बोलते हैं कि आप अच्छे से फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, कलरफुल प्लेट होनी चाहिए, है ना, नट्स एंड सीड्स होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, हमारी वाटर कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए, 2 to 3 लीटर्स पर डे होना चाहिए, है ना, हाइड्रेट होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, साथ में एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए। तो ये सब क्लब करके एक हमारी हेल्दी बॉडी बनाते हैं, जिससे हमारा हेल्दी यूट्रस रहता है, प्लस एक्सरसाइज होनी चाहिए। स्पेसिफिकली क्या ना, विमेंस के लिए जो पोस्ट डिलीवरी है या जो थोड़ा मेनोपॉजल की तरफ जा रही हैं, तो उनके जो टिश्यूज है थोड़े से ना लूज होने लगते हैं, पेल्विक टिश्यूज, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि कीगल्स एक्सरसाइज करें वो लोग। डिलीवरी के बाद वो रिकवरी में भी हेल्प करता है, और मेनोपॉजल में क्या है ना, वो प्रोलैप्स को बचाता है। प्रोलैप्स मतलब कि हमारे जो ऑर्गन्स जहाँ एक जगह टिके हैं वो नीचे आने लग जाएं अपनी जगह से, तो उसको बचाता है, क्योंकि मसल स्ट्रांग रहते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट होता है। एज सच कोई सुपर फूड नहीं है, इट जस्ट लाइक कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। एक्सरसाइज की आपने बात कही, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी हैं जो हमारे यूट्रस हेल्थ के लिए अच्छे हैं? कीगल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कीगल्स ही है हमारे में। पेल्विक अगर हम स्पेसिफिक इसके लिए बात करें, वैसे तो एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट के लिए कीगल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10 to 15 सेकेंड्स के लिए एक सेट, मतलब ऐसे होल्ड करके रखना होता है पेल्विक फ्लोर को 10 to 15 सेकेंड्स के लिए, और 10 से 15 मिनट या 10 से 15 बार कर ले, और दिन में पूरे दिन में 3 बार कर ले, दैट इज सफाइस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जो यूरिनरी लीकेज का प्रॉब्लम है, या नीचे लोअर प्रेशर के कुछ नीचे निकल के आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होता है, कम हो जाता है एक्सरसाइज। अगर ये बहुत अच्छे से किया है तो ये काफी हद तक आपको रिलीव करता है। अल्टीमेट ट्रीटमेंट अगर नहीं रिलीव हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, तो सर्जरी ही है, बट ये काफी हद तक आपको रिलीव करता है। और लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आज के समय में हमारे यूट्रस हेल्थ को बिगाड़ रही हैं और यूट्रस लाइनिंग को कमजोर कर रही हैं? हाँ, देखिए लाइफस्टाइल में तो डेफिनेटली हम सबका लाइफस्टाइल बहुत चेंज है आज के सिनेरियो में, तो लाइफस्टाइल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो फिजिकल एक्टिविटी ही रखना है ना, ओबेसिटी ना हो, बिकॉज ओबेसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, ये यूट्राइन हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, वही हमारा पीसीओ डेवलपमेंट में भी काम करता है, वही हमारी लाइनिंग ज्यादा कर देता है, वही हमारा आगे चल के कैंसर भी बना सकता है। तो ओबेसिटी को चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब भी थोड़ा कंटेन होना चाहिए, कम होना चाहिए। हेल्दी न्यूट्रिशन, जैसे आपने पहले बोला, हेल्दी न्यूट्रिशन तो मस्ट है, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए हमें हमारी बॉडी को, ये सब डिजीज इन्फ्लेमेशन से भी होते हैं, तो ये सब फैक्टर्स ही हैं। अगर ये करेक्ट होगा तो डेफिनेटली ये सब चीजें करेक्ट होंगी, मतलब हेल्दी रहेगा। इसमें कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आ जाती हैं डॉक्टर, जब यूट्रस निकालने की, जैसे कहा जाता है कि बच्चादानी निकालने की नौबत आ गई, तो बच्चेदानी कब निकल जाती है, क्या ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं महिलाओं के साथ? देखिए, बच्चेदानी निकालने के लिए पहले बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर किसी फीमेल को हेवी ब्लीडिंग की शिकायत है और हमने उनको ट्रीटमेंट दे रखा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयों पर वो है, अगर दवाइयां भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, उसके लिए भी रेजिस्टेंस हो गया है, पर शिकायत बनी हुई है या बढ़ गई है, तो उस टाइम पे हमें यूट्रस निकालना पड़ता है।
और यूट्रस निकालने के बाद क्या सेक्स लाइफ या नॉर्मल उनकी जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट होती हैं? खाली यूट्रस निकालने से नहीं होती हैं। डेफिनेटली देखिए, ओवरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। अगर हमने साथ में ओवरीज निकाली हैं, क्योंकि हार्मोन प्रोडक्शन ओवरी से ही होता है। अगर हाँ। हमने ओवरीज छोड़ दी है, यंग लेडी है, तो इतना इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन डेफिनेटली अगर ओवरीज भी साथ में निकाली तो थोड़े मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मूड स्विंग्स एंड ऑल रहता है। बट आप देखेंगे ना आयरनकली कि क्या होता है कि पेशेंट्स कुछ बेटर इम्प्रूव फील करते हैं आफ्टर यूट्रस रिमूवल। ये भी होता है कि मतलब दे फील कि अब उनको पेन नहीं होगा या ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होगी, सिम्टम्स से रिलीफ मिल गया। तो बहुत से लोग तो इनफैक्ट इस लाइफ में थोड़ा ज्यादा बेटर प्ले करते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ यूट्रस। ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, बट क्या ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिनमें यूट्रस बिना निकाले ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन या समाधान निकाला जा सकता है? हाँ, बिना निकाले भी होता है। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो बेसिकली जब हम इवैल्यूएट करते हैं और हमें लगता है कि भाई थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे तो ठीक हो जाएगा, तो जैसे कि पॉलिप है, हमने सिर्फ पॉलिप निकाल दिया, यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये काम बन गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी को अगर लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक है, उसकी वजह से ब्लीडिंग है, जो हमें टिश्यू को पता चला, तो या तो हम ओरली दवा दे देते हैं हार्मोन्स की, या फिर एक मिरिना आता है डिवाइस, इसको हम यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं। उसमें भी दवाई है, हार्मोन्स ही है, 5 इयर्स तक काम करते हैं, तो वो भी सप्रेस करके रखता है। तो इस तरह की भी चीजें हैं जहाँ यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ ट्रीट करते हैं। जैसे प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं कुछ सर्विक्स पे जो होते हैं, तो ऐसे थेरेपीज होती हैं उसके लिए भी, क्रायोथेरेपीज एंड ऑल। वो करके भी अगर वो लीजन रिजॉल्व है तो ठीक है, बहुत अर्ली स्टेज का लीजन है, माइल्ड है, तो उसमें यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी ट्रीट हो सकते हैं। और अगर नॉर्मल सिर्फ मेडिकेशन से समझना हो कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं हमारे यूट्रस हेल्थ को जो अफेक्ट कर रही हैं, जो सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? देखिए, यूट्रस का कोई भी इन्फेक्शन तो वो हमारा दवाइयों से ठीक हो सकता है, ठीक है। अंटिल अनलेस के इन्फेक्शन बहुत प्रोग्रेस हो कि किसी अंदर कोई एब्सेस या पूरी बॉडी में ना इफेक्ट हुआ हो, तो दवाइयों से ठीक हो सकता है। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन हो बॉडी में, जैसे हमारा पीसीओएस है या इनहिबिटल हाइपरप्लेजिया है या कुछ भी है जिसमें हमें लग रहा है हम मेडिसिन देंगे ये ठीक हो जाएगा, हार्मोन्स को करेक्ट करना है जिसमें, तो वो भी ठीक हो सकता है ना। और बाकी तो देखिए, फाइब्रॉइड्स वगैरह हैं या एडिनोमाइसिस, ये सब ठीक नहीं होते हैं, ये चेक्ड इन रहते हैं। अच्छा, ये अपनी उस जितने हैं उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम रहती है, बट ये कभी खत्म नहीं होता है। ये वो वाली चीज है जिसमें हमें अल्टीमेट ट्रीटमेंट विल डेफिनेटली अ सर्जरी। मतलब अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज्यादा हैं, बड़े हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, है ना, डिपेंड करता है लोकेशन भी कि कहाँ पर है, तो वो भी सिम्टम्स को बहुत गवर्न करता है ना। तो वो उस बेसिस पे हमें ये सब चीजें मेडिसिन से नहीं ठीक होता है। मेडिसिन हम सिर्फ देते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग कम रहे, ताकि इस पर्टिकुलर फाइब्रॉइड का साइज और ज्यादा ना बढ़े, पर ये सब देखने के लिए हमें उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है और मॉनिटरिंग पे रखना पड़ता है, फॉलोअप में रखना पड़ता है पेशेंट को, कि हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल भर बाद एक स्कैन करा के मॉनिटर कराएंगे। हमारे पास ना कुछ कंडीशंस भी है जो आजकल महिलाएं काफी ज्यादा फेस कर रही है, तो हम चाहते हैं आप उसको भी बताइए कि क्यों ये कंडीशन डेवलप हो जाती है और इसको सही कैसे किया जा सकता है। जैसे अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स आजकल बहुत बढ़े हैं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, क्यों होता है ये? देखिए, फाइब्रॉइड्स तो यूट्रस में जब डेवलप होते हैं, एक्चुअली अब बढ़ नहीं गए हैं, अब इसका डिटेक्शन ज़्यादा होने लग गया है, या लोगों में अवेयरनेस कह लीजिए ज़्यादा हो गई है, प्लस थोड़ा सा डिलेड कंसेप्शन हो रहा है, अब लोग लेट प्रेगनेंसीज प्लान कर रहे हैं, इसकी वजह से भी ये थोड़ा जल्दी पॉपअप होके समझ में आ रहा है। फाइब्रॉइड्स जो होता है वो बेसिकली ईस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से होता है। फाइब्रॉइड्स हो गया, एडिनोमाइसिस है और एंडोमेट्रियोसिस, ये 3 डिजीजेस हैं जो एक ही फैमिली की मानी जाती है। अच्छा, एक हार्मोन ईस्ट्रोजन की वजह से ही मानी जाती है, बट ये अलग अलग तरह के डिजीज है। फाइब्रॉइड है कि मस्कुलर ग्रोथ, मतलब जो मसल है यूट्रस का उसी का ही ओवरग्रोन हो गया, वो ट्यूमर वहीं बन गया, दैट्स कॉल्ड फाइब्रॉइड। वो यूट्रस की तरफ भी ग्रो कर सकता है, यूट्रस से बाहर की तरफ भी ग्रो कर सकता है। दूसरी डिजीज होती है एडिनोमाइसिस, वो होता है यूट्रस की लाइनिंग, जैसे मैंने पहले बताया था कि यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, तो जो इनर लेयर होती है यूट्रस की लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर वो यूट्रस के अंदर ही ग्रो करने लग जाए, उसके मसल की तरफ ही ग्रो करने लग जाए, तो वो एडिनोमाइसिस है, जिसे हम कहते हैं यूट्रस, मतलब सिम्टम्स में जैसे आपको पेन मिलेगा, काफी ब्लीडिंग मिलेगी ड्यूरिंग पीरियड्स, या रिलेशनशिप में पेन मिलेगा, है ना, डिस्पेरूनिया, ये सब होगा। सिमिलरली अगर यही लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग यूट्रस के बाहर, आउटसाइड यूट्रस, जैसे ट्यूब्स है, ओवरीज है, पीछे हमारी आंतें होती हैं, बावल है, इसमें ग्रो कर जाए, आगे ब्लैडर होता है, इसमें ग्रो कर जाए, तो यही डिजीज एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। तो एक ही फैमिली का डिजीज है, एक तरह से रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही मैनिफेस्ट होते हैं, पर ये अलग अलग है। और कैसे सही होते हैं ये तीनों प्रॉब्लम्स? तीनों प्रॉब्लम्स पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम कितना है
है ना, प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अफेक्टेड है उस फीमेल की, प्लस उसका कंसर्न क्या है, वो उसका मेन कंसर्न वो सिम्टम है या उसका मेन कंसर्न है कि कंसेप्शन है। क्योंकि तीनों ही चीज हमारे कंसेप्शन को भी अफेक्ट करती हैं और सिम्टम्स तो उसमें होते ही हैं, पेनफुल सिम्टम्स होते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है, प्लस ये डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में है, फैमिली कंप्लीटेड है या नहीं है। इसको देखते हुए, ये सब चीजें कंसिडर करते हुए हमारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। या तो कंजर्वेटिव होता है, अगर बहुत छोटा है, कुछ नहीं करना है, इफेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, तो फिर हम छोड़ देते हैं, इसे फॉलो अप करते हैं। अगर कुछ इफेक्ट कर रहा है तो वो डिपेंड करता है कि हमें सिम्टम को ट्रीट करना है या कंसेप्शन को भी मद्देनजर रखते हुए, तो हमारा ट्रीटमेंट उस हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट जाता है। जरूरत पड़ती है छोटी मोटी माइनर या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं, जो हम दूरबीन द्वारा करते हैं, वो भी करनी पड़ती है। मेजर चंक है, अगर एडवांस एज है और ये डिजीज फैमिली कंप्लीटेड ही है और ये डिजीजेस बहुत प्रॉब्लम दे रही हैं, बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक, तो फिर अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज दी सर्जरी। सर्जरी के बाद मोस्टली में यूट्रस निकाला जाता है, और फिर क्या सर्जरी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है? नहीं, देखिए अब सर्जरीज तो बहुत अच्छी हो गई हैं, सर्जरीज बहुत इंप्रूव हो गई हैं। जैसे कि पहले तो ओपन सर्जरीज होती थी कि हमें बहुत बड़ा पेट में चीरा लगाना पड़ता था और फिर हम उसमें यूट्रस भी निकालते थे। ट्यूब्स एंड ओवरी डिपेंड करता था, ओवरी की कंडीशंस हम देखते हैं, पेशेंट का एज देखते हैं। अगर ओवरी हेल्दी है, पेशेंट यंग है, तो ओवरीज छोड़ दी जाती है, क्योंकि वो हार्मोन्स बनाती है जो हमारी बॉडी के लिए, हार्ट के लिए, हमारी बॉडी के ब्रेन के लिए, बोन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो हम वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ओवरीज भी डैमेज है और हमें लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो उसको भी साथ में निकाल देते हैं। तो पहले तो ओपन सर्जरीज होती थी बहुत ज्यादा, अब तो शिफ्ट हो गया, अब तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज इन्हें बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे से 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के टाँकों से ये सर्जरीज हो जाती है। हाँ, उसमें पेशेंट को बहुत दिनों तक बेड पे भी नहीं रहना पड़ता है। सेकेंड डे आप घर डिस्चार्ज हो जाते हैं, विद इन 24 आवर्स आप घर जा सकते हैं, अपने ऑफिस जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, और तो ये बहुत बेटर हो गया है। तो प्लस अब तो रोबोटिक्स भी आ गया है, तो रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही है, तो हाँ, तो डे बाय डे ना सर्जरीज भी आर आल्सो इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। तो इतना प्रॉब्लम्स अब यूजुअली नहीं होता जितना पहले होता था। प्रॉब्लम्स होता है अगर बहुत एडवांस डिजीजेस हैं, जहाँ हमें बहुत ही मेजर सर्जरी करनी पड़ रही है, जहाँ पे हमारा कहीं बाउल भी इन्वॉल्व है, कहीं ब्लड इन्वॉल्व है, तो वो चीजेस में है कि हाँ भाई, थोड़ा सा हमें डिले, थोड़ा रेस्ट पेशेंट को चाहिए, या थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, बाकी ठीक है, बाकी इतना मेजर नहीं। तो आई थिंक डॉक्टर, अब तक हम लोगों ने जो भी इस सेशन में बातचीत की है, वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, जाना होगा। हम चाहते हैं आप ये ज़रूर बताएं कि अगर हमें अपनी यूट्राइन हेल्थ को, यूट्रस को लंबे समय तक डिजीज फ्री रखना है, तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल गोल्डन टिप्स जो आप एज अ डॉक्टर एडवाइस करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? देखिए, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बार आई वुड एनकरेज पीपल टू स्टे हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ मस्ट। आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, एक एक्सरसाइज होनी चाहिए जो रिकमेंडेड है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी। स्ट्रेस फ्री चीज़ें आप अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, जो भी आपको स्ट्रेस फ्री रखता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक लेडी के लिए एक एनुअल चेकअप या रेगुलर चेकअप, नॉट द एनुअल बट द रेगुलर चेकअप, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं, और अगर जरूरत है तो स्क्रीनिंग नहीं तो आप वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आ गया एडोलेसेंट एज ग्रुप में तो मैंडेटरी ही है, और अगर आप उस एज ग्रुप से बाहर आ चुकी हैं और आपको अवेयरनेस नहीं थी, अगर आप 45 से कम है, तो भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के उसको वैक्सीनेशन करा सकती हैं। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेडी के एक चेकअप्स होते हैं, जिसमें वो अपने एनुअल चेकअप्स में आते हैं या एक नॉर्मल चेकअप में आते हैं, तो उस पर बस चेकअप्स पे भी ध्यान रखें, अपने फॉलोअप कराते रहिए, पूछते रहिए। कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है उसे इग्नोर नहीं करिए। आपकी बॉडी हमेशा एक अलार्म क्लॉक या टिक टिक क्लॉक बताती है, एक वार्निंग साइन देती है, आप उसको जरूर सुने। और अगर कुछ भी डाउट है, ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसल्ट टू अ डॉक्टर, रादर देन सीइंग 100 ऑफ वीडियोस, 100 ऑफ रील्स, और आप और डर जाएं उसमें। तो बेटर है आप आएं, दिखाएं, एंड जस्ट जो आपके लिए प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें अगर इम्प्लीमेंट कर ले तो बहुत हद तक हम खुद को डिजीज फ्री रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए और फॉलो करते रहिए NBT लाइफ को। थैंक यू।